सभी साथियों को मेरा नमस्कार। स्वागत है आप सबका आज 8 अक्टूबर के इंडियन एक्सप्रेस एनालिसिस में। आइए शुरू करते हैं आज का एनालिसिस बिना किसी देरी के। पहले पेज पे हमारे सामने आज भारत मालदीव्स के बेहतर होते संबंधों को लेकर आर्टिकल है। जैसा कि हम जानते हैं कि बीते कुछ महीनों से हमारा मालदीव्स के साथ इंटरनेशनल रिलेशंस में खटास चल रही थी। डिप्लोमेटिकली कुछ डिफरेंसेस थे, लेकिन अब वो दूर हो गए हैं। मालदीव्स ने ओपनली ये बात मानी है कि भारत से उसको बहुत बड़ा फाइनेंशियल एड है। ब्राज़ील मालदीव्स की अर्थव्यवस्था भारत पे टिकी हुई है और उन्होंने भारत के साथ भविष्य में साझेदारी रखने की बात बैठक में करी है। India decided to extend support of INR 30 billion and $400 million as part of bilateral currency swap agreement to help tackle the financial challenges that Maldives faces. नुकसान तो हुआ है भारत से लड़ाई करके मालदीव्स को व्यापार में। आगे बढ़ते हैं अन्य आर्टिकल्स की ओर। उसी कंटिन्यूटी है मालदीव्स वाला आर्टिकल की। The Rupee also launched the RuPay card in Maldives, while India landed over 700 social housing units and inaugurated a new runway at Hani Madhu International Airport. After the bilateral talks, Moizu said Maldives will remain a friend committed to our shared vision of peace and development in our countries and region. Stating that Maldives holds a significant place in both our neighborhood first policy and the Sagar vision. अब आप ये देखिएगा कि ये सागर विजन भारत की कौन सी पॉलिसी है। सागर विजन ये आप देखिएगा। With essential commodities of the people of Maldives, providing drinking water during natural disasters, delivering vaccines, etc. भारत हर समय उनके साथ रहा है, यही कहना चाह रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। देखिए भारत को भी मालदीव्स, देखिए आप मालदीव्स का बहुत सिग्निफिकेंस है। मालदीव्स में सिर्फ हम नहीं हैं, मालदीव्स में तो और देश भी हैं। मालदीव्स में बहुत बड़ा डिप्लोमेटिकली नज़र रहती है यूएस और यूके की। हमें भी वहाँ पे होना ज़रूरी है। मालदीव इज़ वास्ट EEZ is exposed to traditional and non-traditional maritime challenges, including piracy, illegal, unreported and unregulated fishing, drug smuggling, etc. आगे बढ़ते हैं। टू सपोर्ट मालदीव विद प्रोविजनिंग डिफेंस प्लेटफॉर्म्स, हम मदद करेंगे उनकी डिफेंस के डेवलपमेंट को लेके, एसेट कैपेबिलिटीज़ को लेके। टू सपोर्ट द मालदीव्स इन एनहांसिंग सर्विलांस एंड मॉनिटरिंग कैपेबिलिटी ऑफ MNDF, सपोर्ट मालदीव्स ऑन हाइड्रोग्राफिक मैटर्स इंक्लूडिंग थ्रू कैपेसिटी बिल्डिंग एंड ट्रेनिंग एज पर रिक्वायरमेंट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ मालदीव्स। और इन सारे विभिन्न पॉइंट्स पे हम मालदीव्स को सपोर्ट करेंगे, यही बात कही गई है। मालदीव्स को अपनी फिजिकल कंडीशंस और बेहतर करनी है, इसलिए मालदीव्स ने ये सोच लिया कि डिप्लोमेसी का साथ देते हुए हमें दोस्ती कर लेनी चाहिए। बिहाइंड मोइजू इनवाइट टू इंडियंस फेलिंग tourism revenue numbers. Tourism largest industry in Maldives, directly contributing to close 30% of GDP and generating more than 60% of foreign currency earnings. The decline in tourist arrivals from India over the last 1 year in the wake of the Lakshadweep Maldives controversy caused a diplomatic strain and $60 million to the economy. बहुत बड़ा झटका लगा मालदीव्स को। रिसोर्ट्स हैं बड़े बड़े वहाँ पे, 7 स्टार। विदेशों से लोग आते हैं, भारत से लोग आते हैं, और विदेशों से तो कम आते हैं, भारत से ज़्यादा आते हैं। आधे से ज़्यादा हमारे इंडियन एक्टर्स वहीं मिलेंगे आपको एंजॉय करते हुए। India was the biggest source of market for tourism to the Maldives in 2023, according to 11% of 1.8 million tourist arrivals. However, the impact of controversy started to show a negative impact, with India ranking at number 6 in July 24, registering 42% drop in the travelers. 42% की गिरावट आई मालदीव्स को। ठीक है।
आगे बढ़ते हैं। अलॉन्ग रोड अहेड, ये अभी हम एससीओ की मीटिंग में जाने वाले हैं आने वाले दिनों में, तो उसको लेके ओवरव्यू है। इस पर मैं अभी नहीं पढ़ूंगा, क्योंकि जब तक ये एससीओ की मीटिंग हो नहीं जाएगी तब तक ये आर्टिकल आते रहेंगे। ठीक है, एक बार एससीओ की मीटिंग हो जाए, उसमें पॉलिसी पे क्या बातें हुई हैं, हम हमें वो, हमारे लिए वो इम्पोर्टेंट है। ठीक है ना, अगर आप डेली आर्टिकल्स को फॉलो अप ही लेते रहोगे तो आप कितने आर्टिकल्स कवर कर लोगे। हम एससीओ को कब देखेंगे, एक बार मीटिंग हो जाए, जो कि मेरे ख्याल से 15 अक्टूबर के आसपास सेट हुई है। एससीओ की मीटिंग है, पाकिस्तान में होगी। एस जयशंकर साहब पाकिस्तान जाएंगे। उसके बाद जो भी फाइनल मीटिंग कंक्लूजन आएगा, उस पे भी आर्टिकल्स आएंगे, हम उस पे बात करेंगे। इसलिए मैं कहूँगा कि अभी आपको ये इग्नोर करेंगे तो अभी कोई दिक्कत नहीं है, एक बार मीटिंग हो जाए तब देख लेना। द किड्स आर ऑनलाइन, difficulties of protecting children's digital rights while keeping them safe online should not stall a much needed conversation। बच्चों को आज की तारीख में डिजिटल दुनिया में साइबर समस्याओं से दूर रखना ज़्यादा ज़रूरी है। Now that digital genies are bottle can restrictions on smartphone or social media usage for children put it back in, at least until they attain the emotional maturity to navigate the entire world। और बच्चे अभी इतने मेच्योर नहीं है कि वो ऑनलाइन तो सारा कंटेंट जो कंज्यूम कर रहे हैं उसे प्रोसेस कर पाए पॉजिटिवली। दिस इज द क्वेश्चन एट हार्ट ऑफ द वर्ल्ड वाइड डिबेट ऑन हाउ मच एक्सेस चिल्ड्रन शुड हैव टू डिजिटल डिवाइसेस, even as the glamour grows to protect them from the worst of internet। In UK, a parent at movements have smartphone free childhood is striving to keep devices out of the hands of children। अब ये सब मैटर क्या चला, मैटर ये है कि यूके में एक नया इनिशिएटिव शुरू करा है पेरेंट्स ने, स्मार्टफोन फ्री चाइल्डहुड। ठीक है ना, इसमें ये बात कर रहे हैं कि 14 साल उम्र से पहले किसी भी बच्चे के हाथ में फ़ोन नहीं देंगे हम। देखिए, चाइल्ड बुलिंग, साइबर बुलिंग जैसी कई समस्याएं जुड़ी हैं यहाँ पे। आप इसमें ये मत सोचिए कि यहाँ पे कोई बच्चों वाली बात चल रही है कि बच्चों के हाथ से मोबाइल छीन लिया, अब तुम पढ़ाई करो, बहुत देर से मोबाइल चला रहे हो। नहीं नहीं नहीं, यहाँ पे बहुत बड़ा सोशोलॉजिकल इम्पैक्ट है। साइबर बुलिंग एक समस्या है आज की तारीख में। बच्चों से बढ़ते क्राइम्स में सोशल मीडिया, डिजिटल डिवाइसेस का बहुत बड़ा योगदान है। अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने भी चाइल्ड पोर्नोग्राफी को एड्रेस करते हुए CSEAM कहा उसको, और उसने बताया है कि ये और बढ़ इसलिए गया है क्योंकि टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट होने की वजह से अब जो साइबर पुलिस हैं, जो आपके गलत लोग हैं, उन्हें और आसान हो गया है बच्चों को हरास करना। तो यहाँ पे ये बात चल रही है, आप इसे बिल्कुल भी छोटे दायरे में मत लीजिएगा कि बस बच्चों के हाथ से मोबाइल छीनना है, उनको पढ़ने के लिए कहना है। From a certain tech positive perspective, it might seem that restricting children in the use of technology violates their rights to equality, opportunity, information, privacy, among others. In a world run by handheld devices, to try and firewall them young in the way could very well be a losing game. It is also true that there isn't a conclusive evidence yet of a connection between smartphones, social media, and shortening attention spans. अब हर कोई अपनी बातें करता है कि ऐसे कोई लॉजिक नहीं है कि आप उनके मोबाइल छीन लोगे तो वो बचे रहेंगे या सेफ गार्ड रहेंगे, बट कुछ तो हमें करना पड़ेगा। हाउ देन टू इंश्योर चिल्ड्रन कैन कंटिन्यू टू रीप द बेनिफिट ऑफ द इन्फॉर्मेशन एंड रिसोर्सेज दैट द इंटरनेट ऑफर्स while staying safe and healthy? Digital bans are easier on paper and in practice, as any parent of a teenager under the influence of FOMO would know. And in countries like India, where there is a deep digital divide, such actions only end up cutting off already vulnerable, such as girls and children, from marginalized communities from the benefit of tech revolution। अब इसमें यही कह रहे हैं कि ये प्रैक्टिकल भी है कि नहीं, ये सोचने वाली बात है। कारण ये है कि कागजों में हमने ये तो कह दिया, मतलब हमने अगर ऐसे इनिशिएटिव ले लिया कि चलिए बच्चों को मोबाइल से दूर रखना है, मगर हम जानते हैं कि अब जो समाज जिस हिसाब से ग्रो कर रहा है, ये डिजिटल और टेक रेवोल्यूशन इसमें बहुत तेज़ी से हो रहा है। तो ऐसे में अगर हम बच्चों को एक लंबी अवधि तक इन चीज़ों से अनभिज्ञ रखेंगे तो क्या उनका आगे जाके विकास हो पाएगा उस तर्ज पे जिस तर्ज पे समाज का हो रहा है। क्योंकि अब माने या ना माने, डिजिटल और टेक्नोलॉजी ही अब समाज का हिस्सा बन चुका है। इट्स अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ सोसाइटी नाउ डेज।
तो यहाँ पे फोमो की बात करिए कि शायद फोमो के डर से, फियरिंग और मिसिंग आउट के डर से भी पेरेंट्स ये सब ना करें और पेरेंट्स बच्चों को मोबाइल चलाने दें। आगे बढ़ते हैं अन्य आर्टिकल्स की ओर, और आर्टिकल्स भी अच्छे आए हैं, आप पढ़ लीजिएगा। मैं सिर्फ की लिमिटेड आर्टिकल्स पे ही ध्यान दूंगा ताकि कम समय खर्च हो। और अभी नोबेल प्राइज मिला है मेडिसिन में, माइक्रो आरएनए, टाइनी आरएनए दैट होल्ड की टू हाउ ऑर्गेनिज्म डेवलप्ड। Nobel Prize for Medicine this year has been awarded to scientists Victor Ambros and Gary Ruvkon for the discovery of microRNA। तो आपके सामने, हमारे सामने मेडिसिन का नोबेल प्राइज़ आ चुका है। मेडिसिन में नोबेल प्राइज़ मिला है गैरी साहब को और विक्टर को, ऐसे ध्यान रखना, गैरी और विक्टर। मेडिसिन, इन्होंने माइक्रो आरएनए पर स्टडी करी थी, उसको लेकर नहीं मिला है। अकॉर्डिंग टू प्रेस रिलीज, द साइंटिस्ट वर फाउंड ऑनर्ड टू द डिस्कवरी ऑफ अ फंडामेंटल प्रिंसिपल गवर्निंग हाउ जीन एक्टिविटी इज रेगुलेटेड। Here's an illustration to explain just what this means. Think of chromosomes, which carry genetic information in the form of DNA, as a large toolbox. Every cell in the body has same toolbox containing identical tools, but different cells need to use different tools depending on their job. While a nerve cell might grab a tool that helps send signals, a different tool to enable movement। मतलब ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स चीज़ है अपने आप में, जीन और सेल्स, आरएनएस, इनका अध्ययन करके द नेचर ऑफ देयर वर्क, द नेचर ऑफ देयर प्रोसेस को एक्सप्लेन करके ही गैरी और विक्टर को ये अवार्ड मिला है। एम्ब्रॉज एंड रुफकोन वर क्यूरियस अबाउट हाउ जीन रेगुलेशन वर्क्स, ये काम कैसे करते थे माइक्रो लेवल पे, how they are so efficient. The research led them to discovery of microRNA, which provided a whole new way of understanding. Genetic information is stored in DNA inside the nucleus of each cell. This info is copied to mRNA, a molecule that contains the instructions that direct cells to synthesize appropriate proteins. अब इसका जो साइंटिफिक महत्व है वो आप देख लीजिएगा यहाँ पे, मैं डिटेल में नहीं जाऊँगा। मतलब माइक्रो आरएनए स्टडिंग बहुत ही बड़ी बात है। अच्छा, माइक्रो आरएनए का हाउ डिस्कवर्ड इन 1980s, एम्ब्रॉस एंड रूफकुन वर वर्किंग एट नोबेल प्राइज विनिंग रिसर्चर रॉबर्ट हॉर्विट्स स्टडिंग अराउंड, वो मतलब वो अपने अध्ययन करते 1980 के दशक में, 1980 में, तब उन्होंने अध्ययन करते करते इस खोज को करा था और उसे और आज विकसित कर दिया है। और डिस्कवरी रिवील्ड फैसिनेटिंग न्यू वे इन विच जीन्स कुड बी कंट्रोल्ड थ्रू टाइनी आरएनए मॉलिक्यूल्स कॉल्ड माइक्रो आरएनएस। बहुत ही बढ़िया काम कर रहे हैं मेडिसिन में। अगला आर्टिकल मार्बर्ग वायरस को लेकर है। Deadly Marburg virus could overwhelm Rwanda's fragile health care systems as the East African country reported the first Marburg virus late last month। देखिए, अगर आप सोचेंगे सर अभी तो एक दूसरा वायरस आ रहा था, अब ये दूसरा वायरस कहाँ से आ गया। देखिए, अफ्रीका में ना एक दिक्कत है कि ये सब वायरस बहुत पुराने हैं, लंबे समय तक वहाँ पे चल रहे हैं। बस इनका जो इम्पैक्ट है वो एक लेस पॉपुलेशन पे रहता है, इसलिए हमेशा न्यूज़ में नहीं आता है। मैंने पढ़ा है इसके बारे में, जो वायरस आपके आजकल आए दिन न्यूज़ में कोई ना कोई आ जा रहा है, एमपॉक्स है या कोई है, तो ये निकल के आया कि ये बहुत लंबे समय से अफ्रीका में है और इनके केसेस भी हैं रहे हैं। द फर्स्ट आउटब्रेक occurred in Marburg, Germany in 1967. Since then, the subsequent outbreaks have been mostly reported across Africa. Marburg belongs to filovirus family like Ebola. ये स्प्रेड कैसे करता है? एमवीटी इन्फेक्शंस वर कॉज्ड बाय प्रोलॉन्ग एक्सपोजर टू माइंस और केव्स inhabited by colonies of roosters bats, mostly द इजिप्शियन फ्रूट बैट। तो यहाँ पे हमारा जो ऐसा कैरियर सामने आ रहा है वो है रोसेटस बैट, चमगादड़ या इजिप्शियन फ्रूट बैट, ठीक है ना, इजिप्शियन फ्रूट बैट। मार्बर्ग ऑल्सो स्प्रेड्स टू ह्यूमन ट्रांसमिशन बोथ डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली। तो ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन से भी फैलता है। सिम्टम्स क्या हैं इसके? 221 दिन में, 2 से लेकर 21 दिन में दिखना शुरू हो जाते हैं। हाई फीवर, सीवियर हेडेक, सीवियर वाटरी डायरिया और हेमोरेज सिम्टम्स और अन्य चीज़ें। प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं? करेंटली देयर आर नो अप्रूव्ड वैक्सीन्स और स्पेसिफिक ट्रीटमेंट्स फॉर एमवीडी। हाउएवर, अकॉर्डिंग टू डब्ल्यूएचओ, सपोर्टिव केयर, रिहाइड्रेशन विद ओरल और intravenous fluids and treatment of specific symptoms improve survival।
प्रयास कर रही है WHO भी इसे कंट्रोल करने के लिए। लग रहा है आर्टिकल एग्री सेक्टर रिपोर्ट कार्ड, देखें क्या चल रहा है एग्रीकल्चर में। द एनुअल ग्रोथ रेट फॉर एग्रीकल्चर बेस्ड ऑन ग्रॉस वैल्यू एडेड बाय सेक्टर एट कांस्टेंट प्राइसेस एवरेज 2.9% ड्यूरिंग 1984। द पेपर पर नीति आयोग मेंबर रमेश चंद एक नई रिपोर्ट निकाली नीति आयोग ने, उसमें कई बातें करी हैं। द एवरेज ईयर और ईयर इंक्रीज इन एग्रीकल्चर GVA was 3.5% during the UPA period. The 10 years ended witnessed further acceleration to 3.7%, belying the general perception. आंकड़े तो बातें कुछ और करते हैं, रियलिटी कुछ और रहती है। So has Indian agriculture actually fared well in recent times? The number suggests the answer it may not be that straightforward. The government estimates show production of cereal rose from 185.2 million tons to 303 मिलियन टन्स। मतलब गवर्नमेंट ये दिखा रही है कि जो हमारा सीरियल प्रोडक्शन है वो 185 से बढ़ के अब वो कितना हो गया है, अब 303 हो गया है, ठीक है ना, 22-23। बट हाउस होल्ड सीरियल कंजम्पशन एस्टिमेटेड बाय NSSO वाज फ्लैट 153 से 156 मीट्रिक टन ओवर द पीरियड। मगर जो NSSO का डेटा था हाउस होल्ड सर्वे का, उसके हिसाब से ये बता रहे हैं कि 153 से 156 मीट्रिक टन दर्ज हुआ है। The gap between officially reported cereal production and the household production has widened from mere 29.5 metric ton। कहीं ना कहीं स्टेटिस्टिकल प्रॉब्लम, वैसे भी अब अगर मैं बात करूँ कि स्टेटिस्टिकल गणित की, तो ये बहुत पहले इंडियन एक्सप्रेस में आर्टिकल आया था। खुद स्टेटिस्टिकल ऑफिसर, स्टेटिस्टिकल एक्सपर्ट्स ने कहा है कि जिस हिसाब से कैलकुलेशन करी जा रही है, स्टेटिस्टिक्स बिल्कुल भी रिलायबल नहीं है इसमें वर्तमान में। वेग कैलकुलेशंस और डेटा इंटरप्रेट करा जा रहा है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये फॉर्मर स्टैटिस्टिकल सर्विस के अधिकारी वगैरह कह रहे हैं, जो कि इंडियन एक्सप्रेस के आर्टिकल में पहले आ चुका है। बट these inequalities, notwithstanding the Niti paper published in Economic Post Weekly, have some key findings. Disaggregated divergence. The first is a large variation in the performance of subsectors in agriculture. हम जानते हैं कि सब सेक्टर्स में बहुत डाइवर्सिटी है ही। The crop subsector, which is normally associated with farming, recorded only 2.3% average annual growth in output value. मात्र 2.3%. This was lower than the 3.4% during the 10 years of UPA rule. On the other hand, the livestock and fisheries subsectors posted our average year-on-year production growth of 5.8% and 9.2% during the 14-15, higher than the corresponding rates of 4.5% and 4.3% in 10 years. यहाँ पे हम जिस डेटा की बात कर रहे हैं, डेटा आपके सामने ये रहा। 9% की बात हो रही है फिशिंग में, लाइवस्टॉक 5%, क्रॉप्स की 2.34% की हो रही है। क्रॉप्स में भी अगर हम सब डिवीजन में चले जाएं और अंदर बेहतरी में, तो और अंदर सामने ये है डेटा आपके सामने। The table gives breakup of the subsectors production growth during the NDA period. The highest average annual rate have come from poultry meat 9.2%। सबसे ज़्यादा आपका पोल्ट्री मीट से 9.2% आपका ग्रोथ रेट मिली है हमको यहाँ पे। एग्स 6.58% है। और क्रॉप्स में हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स, फिर आपका नॉन हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स, फूड ग्रेन्स। आगे बढ़ते हैं। The growth in the 30 states was largely powered by livestock and fisheries. The crop subsector growth dropped 5%. Only 2 states, MP and तेलंगाना, ठीक है ना। मध्य प्रदेश और तेलंगाना में ही आपका लाइवस्टॉक और आपका फिशरीज में the growth in 13 states was largely powered by livestock and fisheries. The crop subsector growth topped 5%. Only 2 states, मध्य प्रदेश और तेलंगाना में ही हमको आपका क्रॉप में ज़्यादा बेहतर ग्रोथ देखने को मिली है, यहाँ पे देख रहे हैं आप। और लाइवस्टॉक में भी आपका यही हाल है। Policy takeaways, it links up with second major finding. The accelerated agriculture growth during the last 2 decades are a result of diversification towards agriculture, horticulture crops. Livestock fisheries has also been market led. अब देखने की आज तक में डाइवर्सिटी बहुत हो चुकी है हॉर्टिकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री को लेके, तो उसका परिवर्तन देखने को मिल रहा है। This has been additionally enabled by new technologies, be it hybrids in vegetables and maize, drip irrigation, etc. According to NSO 2019 survey,
households, only 53% of them derive income from livestock rearing, and just 6.5% cultivated horticulture crops. The main earning source of 44.2% of the agriculture households was the farming, और मेजॉरिटी जो सोर्स ऑफ इनकम है फार्मिंग हाउस होल्ड्स के लिए वो है डायरेक्टली आपका फार्मिंग से, सीरियल, पल्सेस, ऑयल सीड, शुगर केन, कॉटन वगैरह वगैरह. However, the benefit of diversification and new production tech have not percolated onto field crops the way they have for horticulture or livestock. Oil seed and pulses yield remain low, leading to substantial share of demand between being met by imports. तो ये भी एक रियलिटी है यहाँ पे. अभी तो इसमें बहुत बड़ा रिपोर्ट इन्होंने बनाई है, ये तो बस शॉर्ट में एक ओवरव्यू मिल रहा है, आगे देखते हैं. और कुछ विशेष नहीं है बाकी. इसी के साथ थोड़ा सा इकोनॉमिक्स पर नज़र डाल लेते हैं. तो फ्रांस ने सेटअप एरोनॉटिक्स क्लस्टर कैंपस फॉर ट्रेनिंग. हम फ्रांस के साथ एक एरोनॉटिक्स क्लस्टर कैंपस शुरू करने वाले ट्रेनिंग को लेके. डोमेस्टिक एयर पैसेंजर ट्रैफिक टू टच 300 मिलियन बाय 2030. आज के लिए इतने रखते हैं. अपनी क्विक एनालिसिस में जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद. कल फिर आएंगे नई वीडियो के साथ. थैंक्स फॉर गिविंग योर प्रेशियस टाइम एंड हैव अ वेरी वेरी नाइस डे.